हेलो स्टूडेंट्स, मैं ज्ञानेंद्र ज्ञान ज्योति की तरफ से ज्ञान ज्योति जीएस एकेडमी। पिछली क्लास में अरिथमेटिक को डिस्कस करते हुए, अंक गणित को डिस्कस करते हुए मैंने कुछ कैलकुलेशन के टिप्स आपके साथ शेयर किए थे। उसी कंटिन्यूएशन में ये एक और क्लास है जिसमें कुछ और कैलकुलेशन के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जब अंकगणित की बात आती है तो अंकगणित में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और जैसे ही हम नंबर की गणना में बेहतर होते हैं तो अरिथमेटिक में होता क्या है। अरिथमेटिक में कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, और जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है तो हमारा जो पेन उठता है वो उठता है कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो समय लगता है क्योंकि जब कैलकुलेशन बड़े होने शुरू होते हैं तो समय लगता है, और दूसरा कैलकुलेशन में दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होता है कि मिस्टेक्स होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि कैलकुलेशन क्या क्या होना है, जोड़ घटाव गुणा भाग। मैंने एक एडिशन का आपको एग्जांपल दिया था कि एडिशन में क्या अप्रोच होना चाहिए। जब आप परसेंटेज का कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है कि वो कैलकुलेशन कैसे होता है। किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना हो क्या करना चाहिए, उसी तरह से किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस की थी। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमसे पूछा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 184 एंड देयर डिफरेंस इज 36, फाइंड द टू नंबर्स। क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाता जाऊंगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 184 आता है और उन दोनों संख्याओं का अंतर 36 है। तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि जहाँ डिफरेंस की बात आए उसका मतलब होता है बड़ा या छोटा। इसका मतलब एक संख्या दूसरी से 36 बड़ी है या एक संख्या जो है वो दूसरी से 36 छोटी है। तो पहला तो क्वेश्चन ने कहा कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 184 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है वो 36 है। तो हम इस क्वेश्चन में टोटल दो संख्याओं की बात हो रही है, राइट। टोटल दो संख्याओं की बात हो रही है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो दो संख्याएं जो है वो ए और बी हैं, जिसमें से ए जो है वो बड़ी संख्या है। तो इन दो संख्याओं का योग कितना है? 184 है। इन दो संख्याओं का योग 184 है और मानते हैं कि ए जो है वो बी से 36 बड़ा है। ए जो है वो बी से 36 बड़ा है। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 36, राइट। तो जनरली इस क्वेश्चन को या इस डेटा को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम कहते हैं कि प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a का वैल्यू 220 निकल के आता है। 2a का वैल्यू 220 है, तो 2a का वैल्यू 220 है तो a का वैल्यू जो है वो 110 होगा। a का वैल्यू जो है वो 110 होगा। तो a का वैल्यू 110 है और a प्लस बी a को b के साथ जोड़ने पे 184 आता है, जिसमें से a अगर 110 है, इसका मतलब b का वैल्यू जो है वो 184 माइनस 110, b का वैल्यू जो है वो 74 होगा, राइट। ये एक बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जिसमें से a और b का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखिए कि हमारा आंसर क्या क्या आया है। हमारा आंसर जो आया है वो 110 आया है और हमारा आंसर जो है वो 74 आया है, राइट। इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंटली सोचें और ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेशन जो है दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के अंतर का कैलकुलेशन अंकगणित में हमें बहुत बार मिलने वाला है, राइट। तो अंकगणित में बहुत बार, बहुत क्वेश्चंस में इस लॉजिक का एप्लीकेशन होगा। और एक और चीज़ जो है कि जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग आगे चल के जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर को, जिसको बोट एंड स्ट्रीम कहते हैं, नदी एवं चाल, नदी एवं धारा, धारा की चाल।
तो बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है कि एक नाव होता है, वो धारा की चाल के साथ बहता है या धारा की चाल के विपरीत वो नाव चलती है। तो जैसे मान लीजिए कि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब धारा के साथ चलेगा वो, तो उसकी चाल क्या होगी? 8 + 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब धारा के विपरीत वो चलेगा तो उसकी चाल क्या होगी? 8 - 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 10 जो है वो कहाँ से आया था? 8 + 2। और ये 6 कहाँ से आया? 8 - 2। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन हुआ वो 10 क्या था? किन्हीं दो संख्याओं का योग था, और 6 क्या था? उन्हीं दो संख्याओं का अंतर था। तो उस पूरे चैप्टर में, नाव एवं धारा चैप्टर में जो है वो जिस 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 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है वो दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं के अंतर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना है। इसलिए ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जिसमें हमारी सोच थोड़ी अलग होनी चाहिए। जैसे दो संख्याओं का योग 184 है और अंतर 36 है। दो संख्याओं का योग जो है, सम जो है वो 184 है, और जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो 36 है। राइट। हम इसको ऐसे सोचें कि अगर इनमें कोई अंतर नहीं होता, तो इनमें अगर कोई अंतर नहीं होता तो इनका योग या तो 220 होता, या तो इनका योग 148 होता। 220 कहाँ से आया? 184 + 36 और 184 - 36 148। इसको हम 2 से भाग देते तो बड़ी वाली संख्या निकल के आ जाती, और इसको हम 2 से भाग देते तो छोटी वाली संख्या निकल के आ जाती। इसका मतलब कि ये दो संख्याएं निकालने के लिए हमें बार बार a + b और a - b जैसे कैलकुलेशन सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे भी सोचा जा सकता था कि जब दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो हम सीधे सोच सकते हैं कि अगर उनमें कोई अंतर नहीं होता, अगर कोई उनमें अंतर नहीं होता तो उनका योग 184 + 36 या तो 220 होता, या 184 - 36 148 होता। इसको 2 से विभाजित करते बड़ी वाली संख्या आती, और इसको 2 से विभाजित करते तो छोटी वाली संख्या आ जाती। राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है अरिथमेटिक का, और बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में इस कॉन्सेप्ट पे जो है वो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एक दूसरा कैलकुलेशन है स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एट यूनिट प्लेस। वैसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके इकाई पे 5 हो। राइट। ये जैसे मान लीजिए कि 15 का हमें वर्ग निकालना है, तो 15 का वर्ग निकालना है तो 15 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई पे 5 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 का वर्ग 25, और एक को उसके अगले नंबर से, तो एक का अगला नंबर कौन है? 2। एक को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? 225। तो किसी भी संख्या के जिसके इकाई पे 5 हो तो हम निकाल सकते हैं कि उसका वर्ग क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा जाए कि 75 का वर्ग क्या होगा, तो 75 के इकाई पे क्या है? 75 के इकाई पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। तो इसका जो वर्ग होगा वो 5 6 2 5 होगा। राइट। कोई भी नंबर हम लें जिसके इकाई पे 5 हो तो उसका स्क्वायर, जैसे 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। और 12 को हम 13 से गुणा कर दें, 12 के बाद ठीक बाद वाली संख्या, तो 12 के ठीक बाद 13 है, तो 12 × 13 156 होगा। राइट। तो कोई भी संख्या जिसके इकाई पे 5 हो उसका वर्ग जो है वो बहुत आसानी से इस तरह से निकाला जा सकता है कि उस संख्या का वर्ग कितना होगा। राइट। ये एक स्पेशल केस था, कैलकुलेशन के हिसाब से इसको समझना आवश्यक था। राइट। दूसरा है कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो हम कुछ और कैलकुलेशंस बेटर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें मान लीजिए कि 45 का स्क्वायर निकालना था, तो 45 के स्क्वायर निकालने का जो बेसिक तरीका है वो यही है, 45 × 45। राइट। तो इस कैलकुलेशन में जो इकाई के अंक हैं 5 और 5, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। और जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ भी है इस कैलकुलेशन में। तो फिर इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि 5 का स्क्वायर 25
और 4 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 पचे 20। इसका स्क्वायर हमने ऐसे निकाला था, अभी हमने यही सीखा है कि जिस संख्या के इकाई पे 5 हो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट। अब इसका जो कैरेक्टर है अगर उसको हम देखें, जैसे मान लीजिए कि 28 इंटू 22, और इन दोनों की सिमिलैरिटी को देखिए, इन दोनों में क्या समानता है इन दोनों कैलकुलेशन में। यहां भी जो यूनिट के 2 अंक हैं उसको जोड़ने पे 10 आ गए, और जो अंक यहां है वही अंक यहां भी है। इस केस में जो कैलकुलेशन या जिस कैलकुलेशन का अप्रोच हमने यहां लिया था वही अप्रोच हम यहां भी ले सकते हैं, राइट। तो 8 दूना 16, और 2 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 616, राइट। तो यहां जो हमने सीखा कि जिस नंबर की इकाई पे 5 हो उसको उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को वहां जो कैलकुलेशन में हुआ उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को और बेटर कर सकते हैं अगर उस कैलकुलेशन के बेसिक को हम समझते हो। जैसे मान लो कहा जाए 73 इंटू 77 इज इक्वल टू वॉट। तो इस कैलकुलेशन में भी अगर हम गौर से देखें तो यूनिट के जो 2 अंक हैं, इकाई के जो 2 अंक हैं 3 और 7, इनको जोड़ने पे 10 हो गए। और दूसरा कि जो अंक यहाँ है वही अंक यहाँ भी है, तो हम वो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि 3 इंटू 7 3 सत्ते 21, और 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का अगला अंक कौन है 8, तो 7 8 है 56। इसका मतलब इसका सम जो है वो 5621 होगा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 5621 होगा, राइट। तो जिस संख्या के इकाई पे 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा, और उसके साथ हमने ये सीखा कि कभी भी इकाई के अंकों को जोड़ने पे 10 आता हो और दहाई के अंक या सैकड़े के अंक सब बराबर हो, उस दशा में जो तरीका हमने इकाई के अंक पे के 5 रहने पे वर्ग निकालने में करते हैं वो तरीका हम यहां भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। ये जितने कैलकुलेशन मैं आज डिस्कस कर रहा हूं अपनी क्लास में, इन क्लासेस में, अरिथमेटिक में जब भी आप कैलकुलेशन के लिए पेन उठाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास में पहले से डिस्कस की हुई है। कोई भी कैलकुलेशन का अप्रोच जब आप लीजिएगा तो क्लास में आपको वो चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ये सारी चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अगला है कि स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हैविंग 5 एट 10th प्लेस। 2 अंकों की संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए, 2 अंकों की होनी चाहिए, और उसकी दहाई के अंक पे 5 हो, उसकी दहाई के अंक पे 5 हो। तो ऐसी संख्याएं जिसके दहाई पे 5 हो और वो 2 अंकों की संख्या हो, ऐसी कुल 10 संख्याएं हैं। वो संख्याएं हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59। ये टोटल 10 संख्याएं हैं जिसके दहाई पे 5 हो। अब इसका वर्ग अगर हम देखते हैं तो 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, 51 का 2601, 52 का 2704, 53 का 2809, 54 का 2916, 55 का 3025, 56 का 3136, 57 का 3249, 58 का 3364 और 59 का 3481। अब जगह इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे 50 का स्क्वायर तो हम सबको मालूम है कि कितना होता है। जैसे अगर हम 51 के स्क्वायर की बात करें तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 52 में देखें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, राइट। तो ये सब जो हैं वो इकाई के वर्ग हैं, राइट। और ये 26 कहाँ से आया, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो 25 प्लस 1 26। फिर ये 27 कहाँ से आया होगा, ये 27, 5 का स्क्वायर प्लस 2, राइट। 5 का स्क्वायर प्लस 3 28, 5 का स्क्वायर प्लस 4 29, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30,
5 का स्क्वायर प्लस 6 31, 5 का स्क्वायर प्लस 7 32, 5 का स्क्वायर प्लस 8 33 और 5 का स्क्वायर प्लस 9 34। राइट, तो जिस कोई भी दो अंक की संख्या जिसके दहाई पे वर्ग हो उसका स्क्वायर हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। राइट, तो अभी हमने सीखा कि जिस कोई भी संख्या हो जिसके इकाई पे 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि दो अंकों की संख्या जिसके दहाई पे 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। राइट, आगे देखते हैं अगला कैलकुलेशन। राइट, द प्राइस ऑफ 15 पेन इज ₹90, फाइंड द प्राइस ऑफ 20 पेन्स। ये कैलकुलेशन बेसिकली प्रश्न ये है कि 15 पेन का मूल्य 90 रुपया है तो 20 पेन का मूल्य क्या होगा। राइट, ये बहुत साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसको मैं जानबूझ के अपने कैलकुलेशन के डिस्कशन में लेके आया हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जैसे 15 पेन का प्राइस अगर 90 रुपया है तो हमसे 20 पेन का प्राइस पूछ रहा है, तो 15 पेन का प्राइस अगर 90 रुपया है तो 20 पेन का प्राइस 90 से ज्यादा होगा कि कम। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए इस तरह के कैलकुलेशन में। तो 15 पेन का प्राइस अगर 90 रुपया है तो 20 पेन का प्राइस 90 रुपये से ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जो आंसर आना है वो 90 से ज्यादा आने वाला है। राइट, इसका मतलब हमें जो आंसर लेके आना है उसमें 90 को बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए हमारे पास कौन से दो अंक हैं, 15 और 20। राइट, तो 15 और 20 को यूज करके बड़ा करना है, तो जब बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर या जिसको हर कहते हैं हिंदी में, राइट, वो डिनोमिनेटर जो है जो हर वो छोटा होगा। तो 20 और 15 में कौन छोटा है, 20 और 15 में 15 छोटा है। राइट, तो इसका जो आंसर निकालना होगा तो इसको छोटा करना पड़ेगा, 20 और 15 को यूज करके बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 15 पेन का मूल्य 90 रुपया है तो 20 पेन का प्राइस 90 से ज्यादा होगा, तो बड़ा करना पड़ेगा, और जब बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर छोटा होगा। राइट, इसका मतलब है कि 20 पेन का प्राइस जो है वो 120 रुपया होगा। राइट, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हमें पता है कि 15 कलम का मूल्य 90 रुपया है तो 20 पेन का मूल्य हमें पता है कि ज्यादा होगा, तो ज्यादा करना है तो बड़ा करना है तो हर को छोटा रहना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को छोटा रहना पड़ेगा। ये सारे कैलकुलेशन, ये सारे अरिथमेटिक के कैलकुलेशन बहुत जगहों पे आपको मिलेंगे। वहां पे जब वो मिले तो कैलकुलेशन में हम इतने अच्छे हों कि अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हो, तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगे या कैलकुलेशन में ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। जितने भी चैप्टर के नाम लीजिएगा उन सारे चैप्टर्स में इस तरह के कैलकुलेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्राइस ऑफ 80 ऑब्जेक्ट्स इज ₹640, फाइंड प्राइस ऑफ 60 ऑब्जेक्ट्स। 80 वस्तुओं का मूल्य 640 रुपया है, हमसे पूछा है 60 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो अगर 80 वस्तुओं का मूल्य 640 रुपया है तो 60 वस्तुओं का मूल्य निश्चित तौर पर 640 रुपये से कम होगा। राइट, तो 80 वस्तुओं का मूल्य अगर 80 वस्तुओं का मूल्य 80 वस्तुएं अगर 640 रुपये में आती हैं तो 60 वस्तुएं जो हैं वो 640 रुपये से कम में मिलेंगी। इसका मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो 640 से कम होगा, और जब कम करना है तो जो हर है या जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। राइट, तो 640 को बड़ा को कम करना है, 640 को कम करना है, और कम करने के लिए हमारे पास कौन सी दो संख्याएं हैं, 60 और 80। राइट, तो जब कम करना है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, तो 60 और 80 में बड़ा कौन है, 80 बड़ा है, तो इंटू 60/80 480 रुपया जो है वो 60 वस्तुओं का मूल्य होगा। तो जनरली हम लोगों को जो सिखाया गया था कि 80 वस्तुओं का मूल्य 640 रुपया है, तो हम कहते थे कि एक वस्तु का मूल्य क्या होगा। एक वस्तु का मूल्य जो है हम पहले निकालते थे 640/80 8 रुपया होगा, और चूंकि एक वस्तु का मूल्य 8 रुपया है इसलिए 60 वस्तुओं का मूल्य हम फिर निकालते थे कि 480 रुपया होगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम इस बात को समझते हो कि बड़ा करना है तो क्या करना चाहिए, छोटा करना है तो क्या करना चाहिए,
बड़ा करना है तो हर छोटा होगा, छोटा करना है तो हर बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे चैप्टर में आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और कैलकुलेशंस देखते हैं, कुछ और तरह के कैलकुलेशन देखते हैं जो आपको अंकगणित में बार बार मिलेगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का वर्ग। इसमें जो है जैसे बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका वर्ग हमें याद है, जैसे मानिए 10 का वर्ग हमें याद है, 20 का वर्ग याद है, 30 का, 40 का वर्ग कितना होगा? अगर 4 का वर्ग हमें याद है कि 16 होता है तो 40 का वर्ग कितना होगा? 1600 होगा, राइट। उसी तरह से 70 का वर्ग कितना होगा? 7 का स्क्वायर अगर 49 है तो 70 का स्क्वायर कितना होगा? 4900 होगा, राइट। तो 110 का स्क्वायर कितना होगा? तो 11 का स्क्वायर 121 होता है तो 110 का स्क्वायर कितना होगा? 12100 होगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो हमें याद है। दूसरा मैंने कहा, जो अभी पिछले कैलकुलेशन में मैं डिस्कस कर रहा था, कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, राइट। या 2 अंकों की संख्या जिसके दहाई के अंक पे 5 हो उसका वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, राइट। तो अगर इन सारे नॉलेज को यूज कर लें हम तो हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 37 का वर्ग निकालना है, या एक छोटे से एग्जाम्पल पहले लूं, जैसे मान लो कि कहें कि 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग जो है वो 100 होता है, और 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग जो है वो 144 होता है। अब हम देखते हैं कि 10 के वर्ग में और 12 के वर्ग में कितने का अंतर है। तो 10 के वर्ग में और 12 के वर्ग में जो है वो 44 का अंतर है। अब हम ये सोचते हैं कि ये 44 आया कहां से होगा, राइट। ये 44 ऐसे आया होगा कि 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 कितना होता है? 22, और 12 माइनस 10 कितना होता है? 2। तो 22 इंटू 2 ही तो 44 है, 22 इंटू 2 जो है वही तो 44 है। इसका मतलब कि ये 44 कहां से आया होगा, राइट। तो इन दोनों संख्याओं के अंतर और इन दोनों संख्याओं के योग का गुणनफल जो है वो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है, राइट। ये 44 आखिर आया कहां से? जैसे हम यहां पे बात करें कि हमें मान लो 13 का स्क्वायर निकालना होता, राइट। तो 10 का स्क्वायर मालूम है, हमें 13 का स्क्वायर निकालना होता। छोड़ो, हम नहीं निकालते हैं और मानते हैं कि हमें नहीं याद है। तो हम कहते हैं कि 13 प्लस 10 कितना होगा? 13 प्लस 10 कितना होगा? 23 होगा। और 13 माइनस 10 कितना होगा? 3 होगा। तो 23 इंटू 3 कितना होता है? 69 होता है। अब ये 69 क्या आया? ये 69 निकल के आया कि 10 और 13 के वर्ग में कितने का अंतर है। तो 10 और 13 के वर्ग में कितने का अंतर है? 69 का अंतर है। तो 10 और 13 के वर्ग में अगर 69 का अंतर है, और निश्चित तौर पे 13 का वर्ग जो है वो 10 के वर्ग से ज्यादा होगा, तो इसमें अगर 69 हम जोड़ दें तो निकल के आ जाएगा 169, राइट। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है। अब इस छोटे से नॉलेज को अगर हम इस्तेमाल कर दें अपने कैलकुलेशन में, जैसे मान लो जो मैं एग्जांपल अभी ले रहा था कि हमें 37 का स्क्वायर निकालना हो, राइट। तो 37 का स्क्वायर हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको नहीं भी याद हो, लेकिन इसके आसपास की एक संख्या है जिसका स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 35, 35। तो 35 का स्क्वायर कितना होगा? जो अभी हमने सीखा कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दें। तो 3 की अगली संख्या कितनी है? 4। तो 3 इंटू 4 कितना होगा? 1225, राइट। अब 35 का स्क्वायर हमको पता है कि 35 का वर्ग जो है वो 1225 होता है, और हमें 37 का स्क्वायर निकालना है। तो 37 प्लस 35 कितना होता है? 72। और 37 माइनस 35 कितना होता है? 2। और 72 इंटू 2 144, राइट। इसका मतलब कि हमने ये निकाल लिया कि 35 और 37 के वर्ग में कितने का अंतर होगा। तो 35 और 37 के वर्ग में 144 का अंतर होगा, और 35 का वर्ग अगर 1225 है तो 37 का वर्ग निश्चित तौर पे 1225 से ज्यादा होगा। तो इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, राइट, 1369, 1369, राइट। इस लॉजिक को यूज करके हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, राइट। बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि अगर प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो यहाँ तक का वर्ग याद होना चाहिए, यहाँ तक का टेबल याद होना चाहिए।
राइट। मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा कि टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेबल का बेसिक क्लियर हो तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मुझे बहुत सारे टेबल याद हैं, राइट। इसी तरह से आपको कोई भी वर्ग याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ग हैं जो आपको पहले से याद हैं, या कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर उसी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर लें तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम कहें कि 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का वर्ग कितना होगा, तो 48 का वर्ग जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके आसपास की एक संख्या है 50 जिसका वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। अब 50 और 48 का योग कितना है, 50 और 48 का योग 98 है, और 50 और 48 का अंतर कितने का है, 50 और 48 का अंतर 2 का है। इसका मतलब कि 50 के वर्ग और 48 के वर्ग में 196 का अंतर होगा, राइट। और 50 के वर्ग और 48 के वर्ग में 196 का अंतर होगा, हमें पता है, जिसमें से 50 का वर्ग जो है वो 2500 है, तो 48 का वर्ग निश्चित रूप से 2500 से कम होगा। तो इसमें से अगर 196 हम माइनस कर दें तो निकल के आ जाएगा कि 48 का वर्ग जो है वो 2304 होगा, ठीक है। ये एक तरीका है कि जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है, या अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ाया गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। मैं उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं इस स्क्वायर को निकाल रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूले को हम यूज कर लें या इस फॉर्मूले को हम समझते हो तो हमें कोई भी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। स्क्वायर में ही, और चूंकि मैंने फॉर्मूले की बात की तो मैं एक फॉर्मूले से आपका परिचय कराता हूं जो हम लोगों को बहुत रटवाया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके बारे में कहा गया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमको रटवाया गया था। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमें 14 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या ये 14 है, हमें 14 का स्क्वायर निकालना है तो ये 14 है, 10 प्लस 4, राइट। अब इसको हम 10 यहां मानते हैं कि 10a है और 4 जो है वो b है, राइट। तो क्या कहता है a स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 2ab, तो ab का वैल्यू कितना है, ab का वैल्यू 40 है, a इंटू बी 40 है, तो 2ab कितना होगा 80, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, राइट। तो स्क्वायर निकालने के लिए बहुत तरीके आपके पास मौजूद हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। जो आपके पास बेसिक नॉलेज है उसको पहले डेवलप कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगा वो हेडेक आप मुझ पे छोड़ दें, राइट। निश्चित तौर पे आपके कैलकुलेशन को मैं इंप्रूव करूंगा, राइट। तो ये आज की क्लास के कुछ बेसिक कैलकुलेशन थे जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की, संख्याओं के वर्ग की मैंने बात की, मैंने दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के अंतर की बात की, राइट। तो ये कैलकुलेशंस जितने भी अपनी पिछली क्लास और इस क्लास दोनों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, पिछली क्लास को और इस क्लास के कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत डिटेल में समझते हैं तो उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि कैलकुलेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा और जो है वो आपकी कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होंगी। बने रहिए, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे कुछ और कैलकुलेशन का टिप्स लेके। उसके बाद फिर मैं अरिथमेटिक के जो चैप्टर AEDO में पूछे जाने वाले हैं उससे मैं स्टार्ट लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।